This conference will now be recorded. अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल के अंदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज मेन काउंट होती हैं। अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो हमें मेन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की मैनेजमेंट करनी होती है। करंट एसेट्स में किस चीज की मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? करंट एसेट्स में सबसे ज्यादा हमें डेटर्स के रिकवरी की टेंशन होती है। डेटर्स की रिकवरी और कैश। और अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर डेट इन्वेंट्री का भी जिक्र आएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लायबिलिटी के अंदर सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम हमें क्रेडिटर से आता है कि क्रेडिटर को टाइम पे पेमेंट करते रहें। बस कि कहीं हमारा कैश आउट यानी कैश आउट ना हो जाए। जब पेमेंट का टाइम आए तो हमारे पास कैश इतना होना चाहिए कि हम अपने क्रेडिटर को पे कर सके। इसके लिए हम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ले सकते हैं या कुछ अदर मेथड्स भी होते हैं। तो ये जो मेन इन तमाम में क्रेडिटर्स की पेमेंट, डेटर्स की रिकवरी और इन्वेंट्री की होल्डिंग पीरियड, ये तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा काम आती हैं। अब इन तीनों में अगर हम बात करें कि अगर हम इन्वेंट्री की मैनेजमेंट की बात करें, स्टॉक से शुरू करते हैं। अगर हम इन्वेंट्री की मैनेजमेंट की बात करें तो एक तो चीज आएगी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड कैसे कंट्रोल करें। मतलब आपकी इन्वेंट्री अगर सेल आउट नहीं हो रही तो फिर हम कैसी पॉलिसीज अपनाएं कि हमारी इन्वेंट्री का जो होल्डिंग पीरियड है वो कम से कम हो। क्या हम सेलिंग पॉलिसीज अप्लाई, कौन सी सेलिंग पॉलिसीज अप्लाई करें, कोई ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करें, कुछ एडवर्टीजमेंट करें, क्या करें कि हमारी इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड कम हो। और दूसरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चीजें तो आपको पता है ये एक जैसी ही हैं। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे हमें इन्वेंट्री की मैनेजमेंट का आइडिया होगा। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फार्मूला आप सबको आता है और इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड फिर फर्दर दो तरह से होता है। रिटेल बिजनेस के लिए अलग होता है और मैन्युफैक्चरर के लिए अलग होता है। अगर हम रिटेल बिजनेस की बात करें, अगर हम रिटेल बिजनेस की बात करें तो हमारा फार्मूला क्या बनता है? एवरेज इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। और ये क्या रखना है, डेज अगर ना बताए हो तो कभी कभी वो खुद कह देता है कि आपने 360 डेज लेने हैं। ठीक है, तो डेज का आपने ही ख्याल रखना है। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका हमने रॉ मटेरियल के लिए अलग, रॉ मटेरियल यूज्ड का अलग होल्डिंग पीरियड देखना है, वर्क इन प्रोसेस का अलग देखना है
और फिनिश्ड गुड्स का अलग देगा। इन सब को प्लस करेंगे, फार्मूला इसी तरह का ही है कि अगर हम देखें तो एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मसला आता है, कुछ लोग लिखते हैं रॉ मटेरियल यूज्ड, जो कि यही लिखना चाहिए, और कुछ लिखते हैं रॉ मटेरियल परचेज। मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रॉ मटेरियल यूज लिखा करें, बाकी अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन भी देखा जा सकता है। और वर्क इन प्रोसेस में क्या आएगा, एवरेज वर्क इन प्रोसेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। और फिनिश गुड्स में फिर वही एवरेज स्टॉक या एवरेज फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल। और अगर कॉस्ट ऑफ सेल हम नहीं फाइंड कर पा रहे तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास मैन्युफैक्चरर का इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आएगा, मैन्युफैक्चरर का इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आएगा। ओके होगी बात। हाँ, अगर आप टर्नओवर रेशियो, जो कि पॉसिबल नहीं है इस तरह के सवाल में कि पेपर में आए, लेकिन अगर आपने फार्मूला लिखना है तो लिख लें कि अगर टर्नओवर की बात करेंगे तो फार्मूला उल्टा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगा, सॉरी ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री और इसका आंसर किस फॉर्म में आएगा, टाइम फॉर्म में। हाँ, कभी कभी वो हमें ये चीजें दे के बाकी चीजें फाइंड करवा सकेगा, हमसे वो डेटर्स पूछ सकता है, हमने डेटर्स फाइंड करने होंगे, क्रेडिटर फाइंड करने होंगे, तो ये चीजें इन फार्मूलाज की हेल्प से हमें कुछ चीजें फाइंड करनी पड़ सकती हैं। गॉट इट? हाँ जी। तो ये हमारे पास इन रेशियो की हेल्प से हमने करना क्या होगा, एक तो वो हमसे कैश ऑपरेटिंग साइकिल पूछ सकता है, कैश ऑपरेटिंग साइकिल का फार्मूला वही पुराना, डेज में यहाँ डेज हो सकते हैं, यहाँ नंबर ऑफ आवर्स हो सकते हैं, यहाँ वीक हो सकते हैं, या मंथ हो सकते हैं। मतलब किसी भी फॉर्म में, जरूरी नहीं कि डेज फॉर्म में ही है, किसी भी फॉर्म में वो कैश ऑपरेटिंग साइकिल पूछ सकता है कि कितने महीने के बाद, कितने हफ्तों के बाद या कितने दिनों के बाद आपका कैश आपके पास अवेलेबल रहता है, या कैश आउट होने का खतरा तो नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। अब इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में अगर रिटेलर है तो एक ही फार्मूले से काम हो जाता है, और अगर मैन्युफैक्चरर है तो हमें 3 फार्मूला से पहले होल्डिंग पीरियड फाइंड करना पड़ेगा, वहां पर प्लस करके वर्किंग करके लिख देंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे डेटर्स कलेक्शन पीरियड, मुझे उम्मीद है कि आपको इनके फार्मूलाज आते होंगे। डेटर कलेक्शन पीरियड का फार्मूला क्या बनता है बोला, एवरेज डेटर्स डिवाइड बाय सेल्स, क्रेडिट सेल्स होता है हमेशा, मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। हाँ, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी अमाउंट डेटर्स के टर्नओवर की, सॉरी ये कलेक्शन रिकवरी पीरियड की, सपोज 30 है,
सपोज अब पेपर में वो हमें ऐसे भी सवाल देगा कि ये 30 डेज दे देगा और हमसे पूछेगा डेटर्स कितने हैं, चेंज इन डेटर्स क्या हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो किस तरह से करेंगे, ये सेल्स उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये टाइम जाकर डिवाइड कर देंगे। अगर हमने डायरेक्ट, क्योंकि हमने सवाल में डायरेक्ट डेटर फाइंड करने हैं, डायरेक्ट क्रेडिटर फाइंड करने हैं, डायरेक्ट इन्वेंट्री फाइंड करनी है, तो डेटर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि जो होल्डिंग पीरियड होगा यानी सेल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उस पीरियड से और डिवाइड कर देंगे। ये हमारा फार्मूला बना करेगा। वीक है तो वीक ओवर नंबर ऑफ वीक, मंथ है तो मंथ ओवर टोटल मंथ। इस तरह से हम डायरेक्ट डेटर्स फाइंड कर लिया करेंगे। डेटर्स फाइंड करने की जरूरत पड़ जाए, सेल्स फाइंड करने की जरूरत पड़ जाए, तो इसी फार्मूले को ही रीट्रांसफॉर्म किया करेंगे, रीअरेंज किया करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें से फिर लेस कर देते हैं हम क्रेडिटर पेमेंट के लिए। हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं, ये वो डेज आते हैं जिसके अंदर आपके जो कैश फ्लो है, अगर ये जितना कम से कम आएगा उतना ज्यादा फायदा होगा, जितना कम से कम आएगा। वजह, अगर कम आएगा तो इसका मतलब है हमारा पेमेंट पीरियड ज्यादा है, कलेक्शन पीरियड और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम है। और अगर ये ज्यादा आएगा तो हमारी इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड ज्यादा है, तो जिससे हमारी इन्वेंट्री ऑब्सलीट होने का खतरा होता है। कलेक्शन पीरियड ज्यादा है तो बैड डेट्स होने का खतरा होता है। ओके होगी बात। उसके बाद यानी लास्ट बात करके फिर क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी वो हमसे पूछता है कि जनाब फाइंड करो इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल कितनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटर्स फाइंड करने पड़ेंगे, इन्वेंट्री फाइंड करनी पड़ेगी, क्रेडिटर फाइंड करके माइनस करने पड़ेंगे। तो ये हमें पता चलेगा कि जनाब हमें ये है फाइनेंस रिक्वायर्ड या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल। हाँ, इसमें कभी कभी रिटेन अर्निंग का भी आ जाता है, तो रिटेन अर्निंग को भी माइनस कर देंगे। इसका मतलब है हमें मजीद इतना कैश चाहिए फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर, तो वो भी हम मजीद इस चीज को माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं इस आई कैप की बुक का, क्योंकि इस दफा चांसेस हैं कि उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आने के। लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी है कि आप लोगों को ये चीजें पहले पता हो। तो जनाब मेरे ख्याल में ये इसके अंदर तो वो क्वेश्चन नहीं है, ये तो असाइनमेंट है क्वेश्चंस की, अदर क्वेश्चंस की। तो आप आई कैप वाला क्वेश्चन क्या असाइनमेंट में है? यहाँ पे देखते हैं कि अगर असाइनमेंट में ये क्वेश्चन मिल जाता है, वरना फिर बुक खोल लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 तो देख लेते हैं एक नजर, ये दोनों क्वेश्चन पहले एक नजर देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मेन क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 तो बिल्कुल आसान सा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल अज्यूमिंग 365 डेज। लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल उसने कहा है। अब लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैश ऑपरेटिंग साइकिल। लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है? कैश ऑपरेटिंग साइकिल। आपको रॉ मटेरियल दे दिया गया, वर्क इन प्रोसेस दे दिया गया, फिनिश्ड गुड्स दे दिया गया। ओके,
परचेजेस गिवन है। ये परचेजेस किस चीज की गिवन होगी भला? ये परचेजेस किस चीज की गिवन होगी? रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल की। फिर कॉस्ट ऑफ सेल दे दिया गया, सेल्स की जरूरत नहीं होती, ट्रेड रिसीवेबल दे दिया गया, ट्रेड पेएबल दे दिया। ठीक है जनाब, हमने करना क्या है? फाइंड करना है कि जनाब आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ क्या है, मतलब कितने दिनों के बाद आपके कैश के वो जो रोटेशन होती है कैश की होती है। ओके होगी बात? तो इसके लिए सिंपल आप उसी तरह से हर साल का अलग अलग करें, ईयर 1 का अलग, ईयर 2 का अलग और ईयर 3 का अलग, और आपको पता भी चलेगा कि कैश अगर आंसर डे टू डे कम आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी कैश ऑपरेटिंग साइकिल इंप्रूव हो रहा है, और अगर आंसर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कैश ऑपरेटिंग साइकिल डे बाय डे खराब हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है लिस्ट द एक्शन दैट मैनेजमेंट एंटिटी टेक द रिड्यूस द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ये आपने कौन सी कमेंट्स लिखने हैं? इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड कम करने के, डेटर्स की कलेक्शन पीरियड कम करने के, और क्रेडिटर के बढ़ने के। कुछ लोगों को तो रेशियो एनालिसिस याद होगा। अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो जरा सुन लीजिएगा, लिखेंगे तो नहीं। इन्वेंट्री की बात करेंगे तो हम कहेंगे इंप्रूव सेलिंग पॉलिसीज, ऑफर द ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करें ताकि इन्वेंट्री हमारी सेल जल्दी हो, सेलिंग पॉलिसीज अच्छी बनाए, उसके बाद क्वालिटी ऑफ गुड्स को एनहांस करें। तो ये 2-3 बातें लिख देंगे इन्वेंट्री। डेटर्स में कहेंगे कि डेटर्स का कलेक्शन पीरियड कम करने के क्या करेंगे? ऑफर कैश डिस्काउंट। पहली बात, ऑफर कैश डिस्काउंट। क्रेडिट सेल्स की पॉलिसी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, क्रेडिट देते वक्त कोई गारंटी का मुतालबा करेंगे, और अगर किसी का पास्ट रिकॉर्ड बैड डेट्स है तो उनको सेल्स नहीं करेंगे। यानी ये 3-4 बातें लिखेंगे कैश ऑपरेटिंग डेटर्स के वर्किंग होल्डिंग रिकवरी पीरियड को कम करने की। फिर हम आ जाते हैं पेमेंट्स पीरियड को ज्यादा करने का। तो डेटर्स क्रेडिटर के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि जनाब हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, बैंक ओवरड्राफ्ट की पॉलिसीज लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें आप लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 1 हमें करने की जरूरत नहीं है, या अगर कोई शख्स चाहता है कि इस सवाल को किया जाए तो हम करेंगे, अदरवाइज हम मेन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, क्योंकि कैश ऑपरेटिंग साइकिल आप सबको आता है। हाँ जी, एनीवन, कोई बंदा ये चाहता है कि इस सवाल को किया जाए या आगे चले? एनीवन, आगे चलें? सब एग्रीड? चलें, क्योंकि ये वैसे लेकर ये क्वेश्चन करना जरूर है, और ये पिछले दफा पेपर में भी आया था इस तरह का सवाल। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस तरह का सवाल इस दफा आने के चांसेस हैं, और इस तरह के सवाल की ही हमने प्रैक्टिस करनी है, और इसी सवाल को ही हेर फेर के वो क्वेश्चन देगा, यानी इसी को ही थोड़ा सा चेंज करके इस दफा आने के चांसेस हैं जी। देखो, वसीम लिमिटेड is engaged in manufacture and sale of consumer products. Its management is in the process of developing the sales plan for the next year. अगले साल का सेल प्लान करना है। The sales director of the view that the main hurdle in increase the sales in the availability of finance. अभी मैंने कहा ना, वर्किंग कैपिटल में फाइनेंस अगर फाइंड करना हो कि कितनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस की जरूरत। The summarized statement of financial position as on 30th November 2016. आपके पास फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, लॉन्ग टर्म डेट है, और करंट लायबिलिटी है। The following additional information is also available. It has been established that the company's past record that increase in sales, अगर आप सेल्स में इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको 140% ऑफ द एडिशनल सेल्स इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत। मतलब आप
100 रुपया अगर सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, आपको रिसीवेबल में और इन्वेंट्री दोनों में 140 रुपया इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 140% ऑफ द सेल्स। And further account payable of the company increase 25% of the additional sales. Got it? 25% आपको लायबिलिटी बढ़ जाएगी और 140% आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी इन्वेंट्री और रिसीवेबल में। नेक्स्ट, द करंट सेल्स ऑफ द कंपनी आर 1100 मिलियन। लो जनाब, ये भी उसने बता दिया कि आपके पास 1100 मिलियन की करंट सेल्स हैं और हम इसका 140% बढ़ाना चाहते हैं। तो लो जनाब, आपके पास सीधा सीधा जवाब आ गया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कैसे फाइंड करें। हमारे पास डेटर में भी चेंज आ जाएगा और क्रेडिटर और इन्वेंट्री सबका चेंज आ जाएगा। आगे वो कहता है व्हाइल द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 10% ऑफ द सेल्स। गॉट इट? 10% जो प्रॉफिट है उस सेल्स के अंदर वो 10%। इस 10% का हमें फायदा मिलेगा रिटेन अर्निंग की एडजस्टमेंट के अंदर। बस इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट 20% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू द शेयर होल्डर। कहता है कि जो आप कंपनी का प्रॉफिट होगा उसका 20% वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक होगी बात? किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी? शेयर होल्डर। हाँ जी, सवाल ये है, वो कहता है assuming that you are the chief financial officer of the company, advise the management on the following: how much additional finance would require to achieve 20% increase in the sale in the next year? आप 20% सेल्स बढ़ाना चाहते हैं। अभी उसने क्या बात की थी? कहता है जितनी सेल्स बढ़ानी है उसका 140% एसेट में इन्वेस्ट करना, 25% लायबिलिटी बढ़ेगी, 25% लायबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, जितना आपका प्रॉफिट में से पैसा बचेगा ना, मतलब ये जो आपका प्रॉफिट होगा ना, ये भी तो आपका फंड होता है। याद रखें, आपका जितना प्रॉफिट होता है उसका जितना आप होल्ड कर लेते हो या रिटेन कर लेते हो, ये भी आपके पास अवेलेबल फंड होता है। मतलब ये भी पैसों के अलावा हमें जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट की। दूसरे लफ्जों में याद रखें इसको, अब मैं ऐसे ही आपको कहूंगा कि आपने ऐसे ट्रीट करना है जैसे करंट लायबिलिटी को ट्रीट करते हैं। जैसे तो ये हमारे पास अवेलेबल फंड होता है। अगर मैं आपको बहुत ही सादा अल्फाज में बताऊं ना, सपोज दैट आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 2500 की, आप कहते हो कि 500 रुपया अगर हमें मिल जाए तो इन्वेंट्री और डेटर वाला मामला हल हो जाएगा। कहते हैं ठीक है जनाब, 300 रुपया क्रेडिटर उधार दे देगा, तो मजीद हमें फाइनेंस कितना चाहिए? फिर 500 रुपया हमें चाहिए, 300 रुपया क्रेडिटर से उधार मिल जाएगी, बाकी हमें एडिशनल फाइनेंस कितना चाहिए? 200 रुपया। कहता है इसमें से 100 रुपया आपका प्रॉफिट में से भी पड़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, तो 300 रुपए की उधार मिल जाएगी, 100 रुपया प्रॉफिट वाला पड़ा हुआ है, तो हमें पैसा कितना चाहिए मजीद? 100 रुपीज चाहिए मजीद 500 को पूरा करने के लिए। यही चीज है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही है कि हमने देखना है कि करंट वर्किंग कैपिटल के अंदर हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। गॉट इट? तो आओ जरा इस सवाल को करते हैं। वो कहता है कि जनाब आप 20% सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो बताएं आपको कितना फाइनेंस चाहिए। सबसे पहले तो हम ये चेक करें हमें फाइनेंस चाहिए कितना टोटल। तो सबसे पहले आपने लिखना है एक्सपेक्ट इंक्रीज इन एसेट्स।
या इन्वेंट्री एंड अकाउंट रिसीवेबल? जरा ध्यान से, जरा 1100 मिलियन की सेल्स पुरानी है, 1100 सेल्स पुरानी है, हमने इसका 20% बढ़ाना है, तो जो अमाउंट आएगी इसका मतलब है दैट इज इंक्रीमेंटल सेल्स। उस सेल्स का 140% इन्वेस्टमेंट चाहिए डेटर्स के लिए। तो जनाब बताइएगा जरा कितनी अमाउंट आएगी। अब अपने कैलकुलेटर निकाल लें। 308 मिलियन। डन। फिर क्रेडिटर से कितनी हेल्प मिल जाएगी? इंक्रीज इन क्रेडिटर 1100 का 20% का 25%, इतना पैसा क्रेडिटर हेल्प कर देगा, मतलब इतने का हमें फाइनेंस की जरूरत नहीं है, उधार मिल जाएगी। प्रॉफिट में से कितना हिस्सा हमारे पास अवेलेबल होगा? रिटेन अर्निंग 1100 सेल्स थी, सेल्स कितनी थी? 1100, और प्रॉफिट था, अगर हम इसकी बात करें तो प्रॉफिट की बात करें इसके अंदर तो 20%। हमने तो ये देखना है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है, उसका 10% तो टैक्स की नजर भी होना है और 20% डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाना है। ये 20% और चीज है, ये 20% कोई और चीज है। तो यहां पर याद रखें हमने नई सेल्स लिखनी है क्योंकि हमारे पास 1100 सेल तो पुरानी है। अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो 1 + 20% सेल्स होंगे, जिसे आप 1.2% भी कहेंगे। ऐसा ही है ना? ठीक होगी बात। उसका जो 10% होगा और 20% हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमने अपने पास कितना होल्ड करना है? 80%। अपने पास होल्ड कितना करना है जरा गौर फरमाइएगा। वो कहता है द नेट प्रॉफिट टैक्स इज 10% ऑफ द सेल्स। जो नेट प्रॉफिट है वो क्या है? सेल्स का 10% है। तो जनाब 1100 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, ये है टोटल सेल्स, ये सारी सेल्स हैं। और जिस बंदे को समझ नहीं लग रही जरा गौर करें। मैं कहता हूं कि आपकी जो सेल्स होंगी वो 1200 की होंगी या 1300 की होगी, इसका जो प्रॉफिट होगा इसके अंदर वो 10% ऑफ सेल्स होगा। यहां पर वही मार्जिन मार्कअप अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। अब सेल्स का परसेंटेज है तो इसलिए मैं डायरेक्ट सेल्स लिख रहा हूं। ये टोटल सेल्स का 10% हमारा प्रॉफिट है। आप सीपीएस भी लगा सकते हो, और उसका 20% डिस्ट्रीब्यूट होगा और हमारे पास बचेगा कितना? 80%। तो हमारे पास कितनी अमाउंट आ जाएगी? 105.6। लो जनाब, ये पैसा आपको प्रॉफिट से मिल जाएगा, ये पैसा आपको क्रेडिटर हेल्प कर देगा उधार देकर। बाकी जो पैसे होंगे आपको इतने कम अज कम पैसे चाहिए अगर आप 20% सेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड। एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड कितनी अमाउंट है जनाब? जरा बताइएगा फिर से। सर जी, ये इंक्रीजिंग एसेट्स जो आपने अमाउंट निकाली है इसमें से ये इंक्रीजिंग क्रेडिटर और रिटेन अर्निंग माइनस होगी है। दिल कर रहा था मेरे भाई, मैं ये यहाँ पर ये पूरी स्टोरी समझाई है तो अरहम भाई तब मुझे लगता है नाश्ता कर रहे थे। माइनस क्यों कर रहे हैं? वो मैं आपको कहता हूँ अरहम भाई, अब बात
ये बंद करते हैं, माइक बंद करते हैं। आपके माइक से आजकल शोर बहुत आ रहा है, क्योंकि आजकल ये ज्यादा यूज नहीं होता ना, इसलिए वो शायद। आप देखिएगा, अगर आपको 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैश चाहिए, दूसरे लफ्जों में क्या चाहिए, कैश, ठीक है, कि आपको इन्वेंट्री और रिसीवेबल के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि अच्छा यार, आपको ना 400 रुपया क्रेडिटर से उधार मिल जाएगी, क्रेडिटर से उधार मिल जाएगी, तो बताओ अब भी आपको 1000 रुपया कैश चाहिए या 400 की इन्वेंट्री जो है वो तो हमें उधार में मिल जाएगी। इसका मतलब है क्रेडिटर को अगर माइनस कर देंगे तो मजीद हमें कितना पैसा चाहिए, अब 600। और मैं कहता हूं कि जो आपका वो प्रॉफिट बचेगा डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, आपके पास जो फंड अवेलेबल होगा, रिटेन अर्निंग ही होता है ना, जो हिस्सा आपको रिटेन अर्निंग का शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, मैं कहता हूं जनाब आपका 300 रुपया या क्या देते हैं 200 रुपया बचेगा। इसका मतलब है आपने बाहर से पैसा जो अरेंज करना है, 200 रुपया आपको मजीद अरेंज हो गया अपने प्रॉफिट में से, तो आपको अब 400 रुपया चाहिए जो आपने लोन लें या इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि बाकी जो अरेंजमेंट है उसकी जरूरत नहीं है। मेन 400 एडिशनल फाइनेंस की जरूरत है कि अगर आपको 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इसलिए क्रेडिटर इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि उसके लिए फाइनेंस नहीं चाहिए होता, वो उधार पे चीज मिल जाएगी तो उसकी फाइनेंस की जरूरत नहीं होती, टोटल फाइनेंस में से वो निकाल देंगे और रिटेन अर्निंग का पोर्शन जो होता है वो हमारे पास अवेलेबल होता है, तो बाकी की एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। उम्मीद है अरहम भाई को समझ लगी होगी, फिर आगे चलते हैं जी। आगे सवाल पढ़ते हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है, लिखा हुआ है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल्स, व्हाट कैन बी अचीव इट। इसी सवाल को ही उसने हेर फेर करके वो कहता है कि अगर एक्सटर्नल फाइनेंस आर नॉट अवेलेबल, कि हमें बाहर से फाइनेंस की जरूरत नहीं है, तो बताएं हम कितनी सेल्स की ग्रोथ कर सकते हैं, कितने परसेंट सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो मेरे भाई सेम सवाल है ये, आप फार्मूला इसी को ही हेर फेर के देखिएगा। ये जो परसेंटेज पहले हमें गिवन है, ये तो 20% हमने बढ़ाया है, ये देखें यहां पर ये 20% बढ़ाया है, और ये हमारे पास इतना फाइनेंस रिक्वायर्ड है। कहते हैं हम चाहते हैं कि बाहर से कोई पैसा ना लें, जीरो। तो ये क्या चाह रहा है कि बाहर से कोई भी पैसा हम ना लें। तो सिंपल मेरे भाई, हमें यहाँ पर ये ग्रोथ रेट फाइंड करना है। ये तो कहना ना कि 20% ग्रोथ रेट हुई है, अब हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ग्रोथ रेट कितनी हो। तो मेरे भाई इसको हम लेट कर ले x और यहां पर रख ले 0, क्योंकि वो कहता है बाहर से कोई फाइनेंसिंग नहीं लेनी। अगर वो कहता है जी बाहर से फाइनेंस अवेलेबल 100 है, तो हम कितनी ग्रोथ रेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे 0 की जगह। अगर वो कहता है कोई फाइनेंस नहीं चाहिए, 0 लिख दिया। वो कहता है कि अगर बाहर से 200 का फाइनेंस अवेलेबल है तो ग्रोथ रेट कितना होगा। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पर फार्मूला बनाऊं तो मैं लिख सकता हूं 1100 जो एग्जिस्टिंग सेल्स है मल्टीप्लाइड बाय ग्रोथ रेट कितना है x मल्टीप्लाइड बाय 140% माइनस, बिल्कुल यही स्टेटमेंट लिखूं 1100, क्योंकि अब ग्रोथ रेट तो नहीं है, 1100 x डायरेक्ट लिख दूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय 25% माइनस 1100 इंटू 1 प्लस 20%, क्योंकि इसमें हम टोटल सेल लेते होते हैं, याद रखें 20% बढ़ने के बाद, क्योंकि उसी का तो प्रॉफिट हमें मिलना है, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 80% इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। ये हमारी इन्वेस्टमेंट इन सेल्स है और ये ग्रोथ की कितनी ग्रोथ हम कर सकते हैं,
ये है ग्रोथ रेट, x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाए। वो बात समझ लगी ना? तो अगर हम डायरेक्ट फार्मूला चाहें तो एक्चुअल में फार्मूला क्या बन जाएगा, एग्जिस्टिंग सेल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रोथ रेट मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड कितना है उसको सेल करें। बिल्कुल ऐसे ही, इसी को ही ग्रोथ रेट को मल्टीप्लाई करेंगे लायबिलिटी के साथ भी, एसेट्स के साथ भी। तो यहां से मुझे x की वैल्यू को फाइंड करके दे दे। अब तो आगे सिंपलीफाई करना है। वो कहता है कि 0, अगर वो कहता है कि हमारे पास 200 फाइनेंस है और बताओ कितनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, तो 0 की जगह 200 लिख देंगे। हाँ जी जनाब, कोई आंसर बता दे। ये सबका डिफरेंट ही आंसर आ रहा है, किसी का 9.2% आ रहा है, किसी का 13% आ रहा है। क्या बात है? ये जरा 1100 का 140% है, किसी का 7.47% आ रहा है। 7.48% या 7.7% सही आंसर है। इसको चेक करें जरा। अच्छा सवाल की समझ लगी है? सवाल क्लियर हुआ? चलें जी आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट वो कहता है नेक्स्ट the additional finance is limited to an amount which will maintain the existing debt equity ratio। वो हमसे रेशियो एनालिसिस की भी प्रैक्टिस करवा रहा है। कहता है कि अच्छा आप ये बताएं कि जितना ऑलरेडी फाइनेंस हमने अरेंज किया हुआ है या जितना हमारे पास पहले फाइनेंस है, तो अगर वो होगा तो फिर बताएं कि हम कितनी सेल्स में ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी जो डेट इक्विटी रेशियो के साथ जो फाइनेंस अवेलेबल है, अगर उसी को यूटिलाइज करना चाहें तो हम अपनी सेल्स कितनी बढ़ा सकते हैं। तो जरा पहले तो डेट इक्विटी रेशियो फाइंड करनी पड़ेगी ताकि हमें पता चले कि हमारे पास ऑलरेडी कितनी अमाउंट अवेलेबल है, और उसको ही यूटिलाइज करके हम देखना चाहते हैं कि हम कितनी मजीद ग्रोथ कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना क्वेश्चन अपने सामने रखें। जी हमारे पास जो पहले अवेलेबल है लॉन्ग टर्म डेट 465 है, और इक्विटी में 700 है, क्योंकि शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग दोनों को लेते हैं। 700 है, ठीक है। इक्विटी पूरा मेरे भाई, इक्विटी पूरा विद कैपिटल प्लस रिजर्व होता है। तो हम पहले डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं कि हमारे पास कितने परसेंट अवेलेबल है फाइनेंस। डेट इक्विटी रेशियो फार्मूला बनता है जनाब हमारे पास 465 है हमारे पास डेट, और 700 है हमारे पास इक्विटी। तो जनाब 66.43% हमारे पास अपने फाइनेंस का इक्विटी का ऑलरेडी पड़ा हुआ है लोन। अब हमने इसी को यूटिलाइज करना है। तो देखो जहां पर आपने 0 लिखा था वहां पर हम अपनी ग्रोथ का 66% फाइनेंस अवेलेबल है। ग्रोथ का
66% फाइनेंस अवेलेबल है, पहले से ही लोन पड़ा हुआ है लॉन्ग टर्म, उसी को यूटिलाइज करें। तो सारा यूटिलाइज तो नहीं कर सकते ना, जो हमारे पास जो लोन अवेलेबल होगा इस पर्पस के लिए हम वो इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल वही चीज 1100x मल्टीप्लाइड बाय 140% माइनस 1100x multiplied by 25% माइनस 1100, अब x नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 प्लस x लिखेंगे, क्योंकि वो ग्रोथ बाकी तो वही है ना, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 80%। ये 80% क्या है, 20% टैक्स निकालने के बाद, सॉरी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, इज इक्वल टू जी हमें अपने इक्विटी से जो फाइनेंसिंग मिलनी है वो कितने परसेंट है, 66.43%। तो वो जनाब करने का यही तरीका होता है कि आपके पास जितना रिटेन अर्निंग आया उस रिटेन अर्निंग का ये जो परसेंटेज है, उस अपनी रिटेन अर्निंग की ये जो परसेंटेज है, ये होता है, ये है आपके पास अवेलेबल फॉर वर्किंग कैपिटल। सारा नहीं, सिर्फ उतना फाइनेंस, क्योंकि जो आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंस पहले पड़ा हुआ है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए ही पड़ा है, उसके और भी से सारे काम है। तो हम देखेंगे कि हमें एडिशनल रिक्वायरमेंट के लिए हमें यहां से कितना फाइनेंस मिल सकता है। तो क्या होगा, 1100 इंटू 1 प्लस एक्स, उसी तरह जो पोर्शन रिटेन अर्निंग में जाना है उसी तरह करना है, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय 66.43%। ये इक्विटी रेशियो से हमें एग्जिस्टिंग फाइनेंस जब कभी चाहिए हो तो ग्रोथ रेट को उसकी इक्विटी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो करें जरा सिंपलीफाई, इसको सिंपलीफाई कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी इसको सिंपलीफाई कर लें। सिंपल करना क्या, 1100 का 140% 25%, इसको सिंपलीफाई करें। कुछ लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व फॉर x भी कर लेते हैं। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है, सब कह रहे हैं 13% आ रही है, 13.1%। तो मेरे भाई इतना ग्रोथ रेट होगा अगर आप एग्जिस्टिंग फाइनेंस का पोर्शन इस्तेमाल करोगे। गॉट इट, इतना आपकी सेल्स में ग्रोथ हो जाएगी। तो ये फार्मूला निकला सारे का सारा कहां से है, यहां से। और ये इस दफा की अटेम्प्ट के लिए ये इस तरह की नेचर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल। डनो की बात, हाँ जी, कुछ बातें दोबारा सारी की सारी दिमाग में आ गई वापस, चीजें ओके हो गई। मैं सवाल करवाता हूं, जो जो आप कहोगे वो करवाता हूं, पहले यहां तक बताएं, यहां तक ओके है? कोई बात मसला, कुछ लोगों को वर्किंग कैपिटल का प्रेशर था थोड़ा सा। अच्छा, आप 5 मिनट दें, आप भी पानी शानी पिएं और मुंह हाथ धोएं, तो पानी पीकर तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो 5 मिनट के बाद दोबारा इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं और असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं फिर वर्किंग कैपिटल। ओके जी।
हाँ जी, आ जाए वापस। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 की क्यूरी मिली है मुझे, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 20। तो पहले उसको देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन नंबर 6 की क्यूरी मिली है, उसको देखते हैं। फिर जो सवाल फिर आप बताओगे मैं वही करवाऊंगा, खुद से मैंने सवाल नहीं करवाना। मैंने इसलिए आपको कहा था कल के इसको रिवाइज करके आना है। हाँ जी, जो जो सवाल आप कहते जाओगे मैं करवा दूंगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 पहले देखते हैं। अच्छा, एक तो आपने ना ये क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं थे, ऐसे ही एडिशनल प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं। तो लिखा हुआ है जनाब, सवाल पढ़ते हैं कि ग्रैब इट क्विक कंपनी अचीव करंट एनुअल सेल्स 1800,000 एंड द कॉस्ट ऑफ सेल इज 80% ऑफ दिस अमाउंट। यानी उसने सेल भी बता दी और कॉस्ट ऑफ सेल भी बता दी। बट बैड डेट्स एवरेज इज 1% ऑफ द टोटल सेल्स, और 1% बैड डेट्स भी हैं, मतलब 18 लाख का 1% आ जाएगा। एंड द एनुअल प्रॉफिट इज एज फॉलो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। प्रॉफिट आ गया हमारे पास 342,000। वो कहता है द करंट डेट कलेक्शन पीरियड इज 1 मंथ, यानी जो चल रहा है ना वो 1 महीना। द मैनेजमेंट कंसीडर दैट इफ द क्रेडिट टर्म्स वर इज ऑप्शन ए, द इफेक्ट वुड बी एज फॉलो। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ मुझे लगता है। वो कहता है कि अगर आप थोड़ा सा अपनी क्रेडिट पॉलिसी थोड़ी सॉफ्ट करोगे तो प्रेजेंट पॉलिसीज में तो वही जो चल रहे हैं वही चलेंगे, और अगर हम ऑप्शन ए अडॉप्ट करते हैं तो हमारी सेल्स 25% बढ़ जाएंगी। हमारी सेल्स 25% बढ़ जाएंगी। ओके की बात। फिर उसके बाद एवरेज कलेक्शन पीरियड पहले तो 1 मंथ है और बाद में 2 मंथ हो जाएगा। 2 मंथ से हमें क्या फायदा होगा कि हमें पता चल जाएंगे कि अच्छा हमें इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स कितना चाहिए। बैड डेट्स पहले 1% थे, जाहिर सी बात है टाइम बढ़ाने से बैड डेट्स हमारे पहले से ज्यादा हो जाते हैं। ये हमें गिवन डाटा है। कहता है कंपनी रिक्वायर 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये है किस पर्पज के लिए बताया हुआ भला? कंपैरिजन के लिए, कि अगर हमारा रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट की रिटर्न से ज्यादा है तो हम इन्वेस्ट करेंगे, अगर हमारा रिटर्न कम है तो फिर हम इन्वेस्ट करने नहीं करेंगे। द कॉस्ट ऑफ सेल्स आर 75% आर वेरिएबल एंड 25% आर फिक्स्ड। तो 75% ये से तो हमें मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने में हेल्प मिलेगी। Assume there would be no increase in fixed cost from the extra revenue and then that there would be no increase in average inventory or account payable. There would be no increase in average inventory or account payable, which is preferable policy, option A or the option 1। कहते हैं पहले पुरानी ऑप्शन पे चलेंगे या नई ऑप्शन पे चलेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फिक्स कॉस्ट को साइड पे करें, क्योंकि अगर फिक्स कॉस्ट को साथ रखते हैं तो आपको पता है फिक्स कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग में हम नहीं लेते होते। तो 75% है, तो सबसे पहले हम अपने सेल्स पर वो कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं, मतलब फिक्स कॉस्ट निकाल के कि हमें पहले कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, पहले की सेल्स के ऊपर हमें कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कॉस्ट ऑफ सेल 80% है। अगर आप सीपीएस बनाना चाहते हो तो सीपीएस बना लो, और सीपीएस के बगैर करना चाहते हो तो सीपीएस के बगैर करना चाहिए, आपकी अपनी मर्जी है। अगर मैं बात करूं कि लेट सपोज हमारे पास सेल्स हैं
100, 80% कॉस्ट ऑफ सेल है। ओके, अब ये कॉस्ट ऑफ सेल जो है इसमें 75% वेरिएबल कॉस्ट है और 25% फिक्स्ड कॉस्ट है। ऐसा ही है ना? तो हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चाहिए ताकि हमें अपने कंट्रीब्यूशन का पता चल जाए। तो 80 का 75% ले तो कितनी अमाउंट आती है? 80 का 75% लो तो कितनी अमाउंट? 60। तो अगर हम सीपीएस बनाएं, 100 हमारी सेल्स है, 60% उसमें से वेरिएबल कॉस्ट है और हमें कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है? 40%। कंट्रीब्यूशन इसलिए ले रहे हैं ताकि वो फिक्स्ड कॉस्ट वाली टेंशन खत्म हो जाए। डन? चले जी, अब हम चेक कर, बाकी सारा वही है, बाकी सारी चीजें वही है। तो सबसे पहले हम पुरानी पॉलिसी के साथ फाइंड करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा, फिर नई पॉलिसी के साथ प्रॉफिट कितना होगा, फिर उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले अगर हम टोटल नहीं फाइंड करते तो हम ये देखते हैं कि नई पॉलिसीज में हमारी सेल्स कितनी बढ़ेंगी। अब सेल्स ले लो या डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ले लो, ये ज्यादा बेहतर होगा। इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। आप सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल को अलग अलग भी ले सकते हो, सेल्स को और कॉस्ट ऑफ सेल्स को नई पॉलिसी के हिसाब से अलग अलग भी ले सकते हो। हमारी एग्जिस्टिंग सेल कितनी है? 1800,000। नई पॉलिसी के हिसाब से बढ़ेंगी कितनी? 25%। तो हमारे पास अमाउंट आ गई 1800,000 का 25%, ये इंक्रीमेंटल सेल्स आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 40% उसके अंदर कंट्रीब्यूशन आ गया। तो टोटल कंट्रीब्यूशन में जो इजाफा हुआ वो 180,000 का होगा। आप जरूरी नहीं कि इसी फॉर्मेट में करें, आप पहले टोटल सेल्स फाइंड कर लें, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीमेंटल फाइंड कर लें, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल सिर्फ वेरिएबल वाली। तो जो अमाउंट आपके पास आएगी वो आपके पास नेट बेनिफिट आ जाएगा, उसमें से लेस कर देंगे न्यू बैड डेट्स। ठीक है ना? ये तरीका कार होगा हमारा। हाँ जी, 180,000 हमारे पास आ गया। उसके बाद आपके बैड डेट्स में कितना इजाफा हुआ? 3%। 1% पहले ही था, 1% पहले ही था, तो अब 3% हो जाएगा। तो जो चेंज आया वो कितना आया हमने देखना है। चेंज, जितनी भी कॉस्ट लेते होते हैं हमने देखना है कि एक्स्ट्रा कितनी अमाउंट पड़ रही है हमें। तो हमारे पास जो टोटल सेल्स आ रही हैं उसका 3% ले लेंगे। 2% नहीं करना मेरे भाई, 2% करोगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम हो तो परसेंटेज को सही डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें बेस सेम नहीं है क्योंकि पुरानी सेल्स 18 लाख है, नई सेल्स कुछ और है। नई सेल्स हमारी हैं 18 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 1.25, ये है नई सेल्स। इसका 3% हमारे बैड डेट्स हैं, माइनस पुराने बैड डेट्स कितने हैं? 18 लाख का 1%, वो 18,000 बनता तकरीबन। नई सेल्स का 3% बैड डेट्स है, और जो अगर हम पॉलिसी ना भी लेते तो हमें बैड डेट्स तो आने ही आने थे ना 18,000 के, और आपको पता है हम ये चीजें इंक्रीमेंटल लेते हैं। तो हमारे पास बैड डेट्स में कितना इजाफा हो रहा है? 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 3% माइनस 18,000 जी। ये अमाउंट भी बताएगा, कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा। 1800,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 मल्टीप्लाइड 3%, जो आंसर आएगा उसमें से
18,000 माइनस कर देंगे, 49,522। डन होगी बात। तो ये हमारे पास इतना कंट्रीब्यूशन बढ़ा, इतने एक्सपेंस बढ़ गए, तो हमारे पास नेट इंक्रीज कितना आ गया? नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट 130,500। कि अगर हम नई सेल्स पॉलिसी अपनाते हैं तो हमारा इतना प्रॉफिट पहले से ज्यादा हो जाता है। ये तो हमने बताना है ना कि हमारे प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आया या नहीं आया। अब हमने ये बताना है कि हमें एडिशनल फाइनेंस कितना रिक्वायर्ड है। अगर एडिशनल फाइनेंस का हमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको कंपेयर करेंगे और अपने इस प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे, अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ गया तो हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर प्रॉफिट कम हो गया तो हम वर्किंग कैपिटल की बजाय वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें बाहर से ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो जनाब कर लेते हैं, हमें रिसीवेबल में कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो कहता है इन्वेंट्री रिसीवेबल में 25% बढ़ाया है ना, तो डेटर्स पहले कितने थे और अब कितने हैं? ऑप्शन ए के अकाउंट रिसीवेबल, क्या तरीकाकार बताया था अकाउंट रिसीवेबल फाइंड करने का? सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 1/12। याद आया फार्मूला? जब आपको डेटर्स चाहिए, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 1/12। तो जनाब ऑप्शन ए की सेल्स कितनी थी? ऑप्शन ए की सेल्स 1800,000 मल्टीप्लाई बाय 1.25। ये एक दफा फाइंड करके रख लें, ये टोटल सेल्स आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 1/12। इतने डेटर्स में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, फाइंड करे कोई जरा, इतने डेटर्स चाहिए आपको। 1800,000 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1/12। सॉरी 2/12 आएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में 2 महीने है, माजरत, ऑप्शन ए में 2 महीने है, ऑप्शन 1 का 1 मंथ है, ऑप्शन 2 के 2 मंथ है। जी कितनी अमाउंट आ गई? 375,000। एग्जिस्टिंग हमारे पास कितना था? 18 लाख सेल थी और टाइम पीरियड था 1 महीना। 18 ये कितना आ गया? 1,50,000। एडिशनल फंड रिक्वायर्ड या एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड? $2,25,000। लो मेरे भाई, 2,25,000 आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो 25% सेल्स बढ़ाना, ठीक है। और इस अगर 2,25,000 रुपए आप लगा देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपको 1,30,500 का रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और मार्केट का रिटर्न कितना मिलेगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? अगर यही 2,25,000 आप बाहर इन्वेस्ट करते हो तो आपको 20% मिलेगा। वो कितना बनता है? 2,25,000 का 20% निकाल लें, 45,000। लो जी, तो आप मुझे बताएं, आप जो इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल प्रॉफिटेबल है या नहीं? वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि अगर वो करते हो तो आपका रिटर्न 1,30,000 कुछ बन रहा है।
और यहाँ से आपको 20% में 45,000 मिलेगा। आप ऐसा कर लिया करो, मैंने एक और तरीका भी बताया था, आपको 1,30,500 मिल रहा है कितने के ऊपर, 2,25,000 के ऊपर। ये कितने परसेंट बन रहा है, 1,30,500 डिवाइड बाय 2 to 5,000, 58%। और आपको यहाँ से कितना रिटर्न मिल रहा है, 20%। तो हमारा वर्किंग कैपिटल का, ये जरूरी नहीं जिस फॉर्मेट में हमने सवाल हल किया बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आप ये चीज, आप न्यू प्रॉफिट टोटल सेल्स फाइंड करके न्यू प्रॉफिट में से ओल्ड प्रॉफिट गिवन है वो माइनस कर देते, हमारे पास एडिशनल प्रॉफिट आ जाता है। जरूरी नहीं कि हाँ, बेहतर होता है कि फिक्स कॉस्ट को निकाल के, अगर ना भी फिक्स कॉस्ट को निकाले ना तो थोड़ी सी आपकी वर्किंग बढ़ जाएगी, आपको जो परसेंटेज लेनी पड़ेगी वो अलग करनी पड़ेगी। अदरवाइज फिक्स कॉस्ट दोनों में सेम होती है ना, तो इसलिए उसका इफेक्ट निकाल देते हैं, इसलिए कंट्रीब्यूशन लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 20। एक शख्स ने कहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 6 करवा दें। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है तो बताएं, वरना क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्लास ऑफ हो जाएगी। अपना क्वेश्चन अगर किसी के पास है तो बताएं। नहीं है किसी का और का सवाल? अब्दुलरहमान कह रहे हैं सर आज लास्ट क्लास है। बिल्कुल अब्दुलरहमान भाई, बट अगर आप लोग कहोगे तो कोई भी मसला हो आप कॉलेज भी आ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आप क्लास कहोगे तो क्लास भी रखी जा सकती है, बल्कि क्लास होगी। मैंने आपको ना कुछ टेस्ट सेंड करूंगा, फिर उनको सॉल्व करवाऊंगा। टेस्ट मतलब एक तो मॉक सॉल्व करवाऊंगा, मतलब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है ना मेरे भाई, एक मैंने आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाना है, वो पहले आपको दूंगा, आप हल करोगे, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। एक मैं लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करवाऊंगा, दूसरा मैं मॉक्स सॉल्व करवाऊंगा, तो ये हमारा टारगेट में मॉक नहीं लिखा हुआ, वर्ड मॉक्स लिखा हुआ है, ये याद रख लें। ठीक है, तो पहले मैं आपको सेंड करूंगा, ये 2-4 दिन हम दे देते हैं इसको, और मैं आपको आज ही ये सारा मटेरियल सेंड कर देता हूँ, मॉडल पेपर सेंड कर देता हूँ, लास्ट ईयर का पेपर आपके पास पहले ही अवेलेबल है, और मॉक्स भी सेंड करता हूँ। तो ये सारे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह 31 से पहले पहले। कल और आज का दिन भी हमारे पास है, कल और परसों का दिन भी है। 31 को फिर आपका एक मॉक होगा, फिर उसको फर्स्ट को हम करेंगे। हाँ, कुछ चैप्टर की रिवीजन मैं अब नहीं करवाऊंगा, हाँ अगर कोई बंदा कहेगा तो कुछ सवाल वो मैं हल करवा दूंगा। ठीक है, कोई स्पेसिफाइड कोई चैप्टर की रिवीजन नहीं होगी हमारी। जी जनाब, पहले क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। शाह जी कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 मनी मार्केट का है। तो पहले शाह जी हम वर्किंग कैपिटल को खत्म कर लेते हैं, फिर वहां चलते हैं। जी जनाब, क्वेश्चन पहले रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन में वो पूछता क्या है। कहता है कंप्यूट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अज्यूमिंग द लेबर फोर्स इज पेड फॉर 50 वर्किंग वीक्स इन ईच ईयर, यानी हर साल के कितने हफ्ते हैं, 50, वैसे नॉर्मल 52 होते हैं ना। हाँ जी जनाब, वो कहता है कि आपके पास सेल्स है 1500,000, कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स है 30%, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी उसने आपको परसेंटेज में दे दिया। उसके बाद वो कहता है कि एवरेज स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू द वर्किंग कैपिटल आर एज अंडर, रिसीवेबल टेक 2.5 month to pay, raw material or inventory for 3 months, work in process 2 months,
half produced goods, finished goods represent 1 month, goods is taken. पहले क्या लिखा हुआ है, एवरेज स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू द वर्किंग कैपिटल आर एज फॉलो. क्रेडिट है जनाब आपको मटेरियल के लिए 2 महीने मिल जाते हैं, ये है कन्वर्ट करने के लिए, और ये है टाइम पीरियड. मटेरियल के लिए 2 महीने, लेबर के लिए 1 हफ्ता, वेरिएबल ओवरहेड के लिए 1 महीना, फिक्स्ड ओवरहेड के लिए 1 महीना, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के लिए 1.5 मंथ. Work in process and finished goods are valued at the cost of material, labor and variable expense. Done. तो सबसे पहले उसने जो सवाल हमसे पूछा है कि बताएं कि आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी. जाहिर सी बात है, वर्किंग कैपिटल आपको मटेरियल के लिए भी चाहिए, लेबर के लिए भी पैसा चाहिए, सब चीजों के लिए आपको पैसा चाहिए. उसके लिए आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कॉस्ट लग कितनी रही है. मटेरियल की वैल्यू पता हो, लेबर की वैल्यू पता हो, वेरिएबल ओवरहेड की वैल्यू पता हो, सबकी वैल्यू फाइंड करें. और वो उसने सबकी वैल्यू बता दी है, 25%, 30%, 15%, 5%. तो जल्दी से बताएं सब क्या है. मैं बताते जाएं कि आपको मटेरियल में कितना पैसा, 30% है. ये ना कॉस्ट ऑफ सेल, ये हेडिंग है, ये मटेरियल का 30% है. ये थोड़ा मुझे लगता है लाइन टेढ़ी लगी, ये ऐसे होनी चाहिए. ये है मटेरियल 30%, लेबर 25%, ओवरहेड 10%, फिक्स्ड ओवरहेड 15%. ये इस तरह से है. ठीक है जनाब. चलें जी, तो सबसे पहले फिर मटेरियल निकालते हैं. हाँ जी, लिखवाते जाए मुझे. सबसे पहले तो ये पता करें ना कि हमें कॉस्ट लगेगी कितनी अमाउंट फॉर्म में. तो पहली बात, मटेरियल की अमाउंट बताएं. मटेरियल है सेल्स का 30%, तो 1500,000 मल्टीप्लाइड बाय 30%. अमाउंट बताते जाए काइंडली, कितनी अमाउंट चाहिए आपको मटेरियल के लिए. 450,000. लेबर के लिए कितना पैसा चाहिए भाई आपको, 15 मल्टीप्लाइड बाय 25%. कितनी अमाउंट बन रही थी, 375,000. वेरिएबल ओवरहेड के लिए 10%, ये तो सीधा सीधा 150,000 आ जाए. और फिक्स्ड ओवरहेड के लिए 15%, 2,25,000. और सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस बच गया, उसके लिए 5% चाहिए, 75,000. ये तो आपकी कॉस्ट है, जो कि ये अगर आप प्लस करें तो ये आ जाएगी आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल. और सेल में से ये कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट भी आ जाएगा. ओके की बात. अब यहां से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ड्यू टू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हम मेन क्या देखेंगे. वैसे कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू आप ओवरऑल बताएं कितनी बन रही है. कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल करें कितना बन रहा है. हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी बता रहे थे, दोबारा बताइएगा, कभी मैसेज दोबारा मैसेज कीजिएगा. 1275 या 1250, 1275,000. आपने इसमें मुझे वेरिएबल भी बता दें. वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग एंड एडमिन निकाल देना, और फिक्स्ड ओवरहेड भी निकाल दें.
सेलिंग और एडमिन भी निकाल दें और फिक्स्ड ओवरहेड भी निकाल दें। 975,000 मेन तो ये हो जाएगी ना कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि सेलिंग एंड एडमिन और फिक्स्ड ओवरहेड को निकाल के ये तो टोटल होगा ना, ये टोटल एक्सपेंस होंगे। कॉस्ट ऑफ सेल तो ये बनेगी ना 975,000। ये कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, ये टोटल सेल है, क्योंकि उसमें टोटल सेल है, सेलिंग और एडमिन भी है ना। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल इसमें 975,000 है और टोटल एक्सपेंस है 12,75,000। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ से हम अपने एसेट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एसेट्स की वैल्यू से मुराद ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन हमें गिवन है, बाकी जो चीजें गिवन है। अब यहाँ पर आ जाएं, जरा टाइम टेकन में आ जाएं और फाइंड कर लें कि हमें कितने कितने अमाउंट है, फिनिश गुड्स की कितनी अमाउंट है, रॉ मटेरियल कितनी अमाउंट है, वर्क इन प्रोसेस कितनी अमाउंट है, वो सारी चीजें फाइंड कर लेंगे। अगर ये चीजें हमारे पास आ जाएंगी तो उनको आपस में माइनस करेंगे। मेन अब क्या चाहिए हमें, ये चीजें हमें मेन चाहिए मेरे भाई, करंट एसेट्स टोटल माइनस करंट लायबिलिटीज, तो ये हमारे पास आ जाएगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और यही होता है ना जिसे नेट वर्किंग कैपिटल भी कहते हो। तो सारे करंट एसेट किसी जिस जिस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कर लेते हैं, सारे करंट एसेट्स। जी जनाब, फिनिश्ड गुड्स सबसे पहले, या रॉ मटेरियल ले लो, रिसीवेबल को कितना टाइम चाहिए, फार्मूला लगाओ ना और वर्किंग करके मुझे बताते जाओ। यहां से स्टार्ट कर देते हैं फिनिश गुड्स से। 1 मंथ, जी जनाब, फिनिश गुड्स के लिए 1 मंथ की जरूरत है। अगर आप दोबारा चाहते हो कि सर मैं आपको फार्मूला बता दूं, याद रखो डेटर के लिए हम क्या फाइंड करते थे, डेटर के लिए सेल्स मल्टीप्लाइड बाय मंथ ओवर 12 या वीक ओवर 12, 52। कोई भी चीज चाहिए, अगर आप वैल्यू फॉर्म में, आपको चाहिए फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में फार्मूला इस्तेमाल होता है कॉस्ट ऑफ सेल का, कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। मंथ है तो मंथ ओवर 12 कर दो, वीक है तो वीक ओवर 52 को 50 करना पड़ेगा, जो भी है। तो अब आओ जरा फिनिश गुड्स के लिए, फिनिश गुड्स की का ताल्लुक किसके साथ होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ, मल्टीप्लाइड बाय फिनिश गुड्स का टाइम कितना है 1 मंथ, मल्टीप्लाइड बाय 1/12। हमारे पास आंसर आ जाएगा कि फिनिश गुड्स के में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, 975,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। ये आपको चाहिए फिनिश गुड्स की इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, बताया जरा कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए फिनिश गुड्स की, 81250, 81250 ये चाहिए फिनिश गुड्स की इन्वेस्टमेंट। फिर आप बताएं कि जनाब रॉ मटेरियल में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, रॉ मटेरियल का आ जाएगा या परचेज या कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल का टाइम बता दें 3 मंथ, अरेंजमेंट भी जरूरी नहीं है, आप किसी भी अरेंजमेंट में कर सकते हो। हाँ जी, रॉ मटेरियल का पैसा कितना था ऊपर हमने फाइंड किया, रॉ मटेरियल पे ये देखें, रॉ मटेरियल ये कंजम्पशन है, और जो एसेट की कॉस्ट में ऐड हुआ है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हुआ है, वही कंज्यूम हुआ होगा ना, 450,000 था मल्टीप्लाइड बाय 3/12। जी अमाउंट बताइएगा जरा, कैलकुलेशन तो तेज तेज करो मेरे भाई। 112,500, गॉट इट। चलें जी, नेक्स्ट किसी को भी ले लो,
हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है रिसीवेबल। रिसीवेबल तो सेल्स का ही होता है। ये पहले खत्म कर लें, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस कर लो, वर्क इन प्रोसेस कर लो। हाँ जी जनाब, वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस रिप्रेजेंट 2 month half वर्क इन प्रोसेस। और वर्क इन प्रोसेस में ये भी देखें, वो लिखा हुआ है ना हमारे पास अमाउंट। वर्क इन प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं? वर्क इन प्रोसेस में मेरे भाई जो मटेरियल कन्वर्ट है वो भी आता है, मटेरियल कन्वर्ट होने का टाइम भी, लेबर कन्वर्ट होने का टाइम भी, और वेरिएबल ओवरहेड के कन्वर्ट होने का टाइम भी, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस में ये तमाम चीजें आएंगी। आप मुझे बताएंगे जरा, अब आपने जरा ध्यान से ये चीजें देखनी है जी। मटेरियल 4,50,000 ऐसा है मटेरियल के लिए, तो कितना टाइम होगा मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए वर्क इन प्रोसेस में? कितना टाइम हमें चाहिए मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए? हाँ जी, यहां पर देखें वो कहता है हाफ प्रोडक्शन है, यहां पर जरा गौर फरमाइएगा, रिप्रेजेंट 2 month हाफ प्रोडक्शन, आधी प्रोडक्शन। तो ओवरऑल हमें जो उसकी प्रोडक्शन के लिए टाइम चाहिए ओवरऑल, वो चाहिए 3 month। यहां पर गौर फरमाएं, और 2 month तो उसके लिए लग जाते हैं पहुंचने में। तो इन प्रोसेस में फिर कितना टाइम रहा? 1 महीना। कि ओवरऑल रॉ मटेरियल का हमने देखा कि 3 महीने टाइम टेकन है, रॉ मटेरियल का अपना 3 month है, यहां पर देखें। और कहता है कि जनाब 2 month, ओके होगी बात। अब हमें इन प्रोसेस के लिए कितना टाइम रह गया? इन प्रोसेस के लिए 1 month। इन प्रोसेस के लिए कितना टाइम रह जाएगा? 1 month। इसी तरह से लेबर हमने करना है, इसी तरह से ओवरहेड करना है। यानी वर्क इन प्रोसेस में आपको पता है मटेरियल भी आ रहा होता है, लेबर भी आ रहा होता है, और ओवरहेड्स भी आ रहे होते हैं। और नॉर्मली हमें जब मटेरियल मिलेगा तभी हम उसके ऊपर प्रोसेस लगाना शुरू करेंगे। जब हमें अपना मटेरियल मिलेगा तब ही हम उसके ऊपर अपना प्रोसेस लगाना शुरू करेंगे। तो जनाब 3 में से अगर हम 2 महीने माइनस कर देंगे तो बाकी बचता है 1 महीना। तो 1 महीना हमारे लिए वर्क इन प्रोसेस के लिए है। तो अब आप वर्क इन प्रोसेस जब भी आता है याद रखें मटेरियल का अपना लगाएंगे, अलग से अगर ना बताया हो तो अलग से बताया हो तो फिर वही लग जाएंगे, अगर अलग से ना बताया हो तो मटेरियल लेबर ओवरहेड सब के लिए अलग कर लेंगे। हाँ जी, मटेरियल के लिए लगेगा 4,50,000 क्योंकि मटेरियल की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय 1/12। लेबर के लिए लेबर की वैल्यू आएगी, लेबर के लिए लेबर की वैल्यू आएगी 3,75,000। वेरिएबल ओवरहेड के लिए वेरिएबल ओवरहेड की वैल्यू आएगी 1,50,000। तो जनाब 375,000 मल्टीप्लाई बाय 1/12 और 150,000 मल्टीप्लाई बाय 1/12, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस हमारा लेबर मटेरियल ओवरहेड 1 महीने में ही इन प्रोसेस में काम रहता है। तो वर्क इन प्रोसेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है वो हमारे पास आ गया। ये जरा मुझे बताते जाएं, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/12 कितना आएगा? $375,000 नहीं, 37,500। नेक्स्ट लेबर का 31250। नेक्स्ट ओवरहेड्स का
12,500 डन। ये हमारे पास आ गया फिनिश्ड गुड्स, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस। अब आ जाएगा हमारे पास डेटर्स, वो भी तो एसेट्स होते हैं ना। डेटर्स तो बहुत ही आसान है, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय कलेक्शन पीरियड कितना है 2.5/12। वो रिसीवेबल का कलेक्शन पीरियड अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर ये जो लेबर का क्रेडिट टेकन पीरियड है वो तो 1 वीक है, तो वो नहीं यूज करेंगे उसमें से? लेबर का है ना, मेन तो मटेरियल ने कन्वर्ट होना है ना, मटेरियल पे ही लेबर लगेगी, मटेरियल के ऊपर ही ओवरहेड लगेंगे। मटेरियल को कन्वर्ट करना है हमने, तो जितना काम मटेरियल को कन्वर्ट करने में लगेगा वही टाइम ओवरऑल वर्क इन प्रोसेस का टाइम है, इनका अलग नहीं हो सकता। ठीक हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हमने लेबर कोई और टाइम पर काम कर रही होगी तो मटेरियल किसी और टाइम पर कन्वर्ट हो गया, तो मटेरियल के ऊपर ही लेबर लग रही है। जनाब सेल्स कितनी है हमारे पास 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.5/12। इसका आंसर कोई बता दे जल्दी से। जी जनाब 313,500। कोई 312 बता रहा है, कोई 313 बता रहा है, किस सही कौन सा है? 312,500। लो जनाब, ये आपको पैसा चाहिए अपने करंट एसेट्स के लिए, ये पैसा आपको चाहिए, इतना पैसा चाहिए फिनिश गुड्स के लिए, इतना पैसा चाहिए रॉ मटेरियल के लिए, ये पैसा चाहिए वर्क इन प्रोसेस के लिए, और ये चाहिए डेटर के लिए। मतलब ये सारा इन्वेंट्री है और ये अकाउंट रिसीवेबल है, ये फाइनेंस रिक्वायर्ड है आपको। अब माइनस कर देंगे जो पैसा हमसे क्रेडिटर जितने फाइनेंसिंग हमें उधार पे मिल जाएगी वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बाकी वही आ जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। उधार हमें कितनी कितनी मिल रही है, सारे उधार हमें देने के लिए तैयार हैं। ये देखें, ये है क्रेडिट टाइम टेकन। ये डायरेक्ट मटेरियल के लिए 2 महीने मिल जाएंगे, डायरेक्ट लेबर के लिए 1 वीक मिलेगा, वेरिएबल ओवर के लिए 1 महीना मिल जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड के लिए 1 मंथ मिल जाएगा, और सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस के लिए भी हमें 1.5 मंथ मिल जाएगा। यानी ये पैसा हमें बाहर से अरेंज, यानी उधार पे चीजें मिल जाएंगी, बाकी जो पैसा है वो हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो जल्दी से सारे वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हैं। लायबिलिटीज लेस करंट लायबिलिटीज, और ये सारी करंट लायबिलिटीज है, याद रखें। ये एक्सपेंसेस पेबल भी हमारी करंट लायबिलिटी। ये ना समझना कि सर ये तो फिक्स्ड ओवरहेड के हैं, है तो हमारी लायबिलिटी ना। और वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आती हैं, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आती हैं। अच्छा, मटेरियल के लिए कितना टाइम अवेलेबल है आपको जो उधार मिल जाएगी? 2 महीने, तो 450,000 मैं लिख देता हूं, बाद में हम वर्किंग कर लेते हैं 2/12। लेबर के लिए कितना टाइम चाहिए? 1 वीक। लेबर के लिए चाहिए 1 वीक, तो लेबर की वैल्यू कितनी थी भला? 375 मल्टीप्लाई बाय 1/50। उसने खुद कहा है 50 हफ्ते इस्तेमाल करने हैं। वेरिएबल ओवरहेड के लिए मेरे भाई कितना चाहिए? वेरिएबल ओवरहेड कितने थे? 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 महीना। फिक्स्ड ओवरहेड के लिए कुछ लोग कहते हैं कि सर फिक्स्ड ओवरहेड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो आपके पेएबल हैं वो करंट लायबिलिटी में तो आएंगे ही आएंगे। जो आपके फिक्स्ड हैं वो 2,25,000 फिक्स्ड है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 1 महीना, और सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस हाफ मंथ है, $75,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5/12। लो जनाब, वैल्यू बताते हैं। मटेरियल की कितनी आ रही है? मटेरियल की क्रेडिटर कितने हैं?
75,000। लेबर के क्रेडिटर कितने हैं? और वेरिएबल ओवरहेड के और फिक्स्ड ओवरहेड के, एडमिन के। लो जनाब, ये सारे माइनस कर दें। हमारे पास वर्किंग करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दें। नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड जी, अमाउंट बता दें जरा। $470,625। इतना पैसा आपको चाहिए इसको मीट करने के लिए जो गिवन सिचुएशन है, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल इतना आपको चाहिए। हाँ, अगर वो कहता कि एवरेज इन्वेस्टमेंट रेट इतना है और बताया जी उसको हमने इसमें करना है या नहीं, तो वो उसके हिसाब से कर लेगी। ठीक है जनाब, तो उम्मीद है ये बात आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ लगी होगी। सॉल्यूशन मैं एक दफा जूम कर देता हूँ। हाँ जी, जिन लोगों को वर्किंग कैपिटल में इशू था क्या वो क्लियर हो गया, या अभी फिर सवाल भी करोगे तो इंशाल्लाह ये सारे मामला हल हो जाएंगे। ये है हमारा जनाब सॉल्यूशन। हाँ जी बताएं, जिसको इशू था वो ओके है, वर्किंग कैपिटल क्लियर है। अच्छा आप बताएं, क्योंकि इसके बाद मैंने सिर्फ आपको जो टेस्ट या जो मॉक या जो भेजूंगा वही करवाऊंगा, कोई चैप्टर की रिवीजन नहीं करवानी। अगर आप कहते हो कोई चैप्टर में मसला है तो बताएं। डन है। असाइनमेंट का क्वेश्चन, इसी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 28। चलें जी, क्वेश्चन देख लें 28। उषा जी इसको एक दफा आप सॉल्व करें, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा और मेरी ना FR 1 की क्लास है, तो इसको एक नजर आप देखें। तो मैं ये, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम भी है, वो मनी मार्केट वाला भी, तो ये फिर इंशाल्लाह कल देखते हैं इसको। इस पे थोड़ा टाइम लग जाएगा और टाइम सिर्फ 5 मिनट रह गया, तो ये मैं आपको इसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और आज मैं आपको जो मेरा सीक्वेंस है आपको टेस्ट सेंड करने का, आज मैं अभी आपको मॉडल पेपर सेंड करने लगा हूं। आपने उसको देखना है, बल्कि सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आज का दिन ये होगा, कल इंशाल्लाह मैं आपको भेजूंगा लास्ट ईयर का पेपर, आई क्या पास्ट पेपर, ठीक है। फिर उसके बाद मॉक भेजना है, इकट्ठे मॉक इकट्ठे भेजूंगा सारे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।